Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your educator Zakwan Sheikh. So today we are starting with the next topic अब DPSP जो हम टॉपिक लेने वाले हैं आज का DPSP आर्टिकल स्टडीज 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ये आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो अगर हमने पिछले वीडियो में हम देखेंगे क्या देखा हमने पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 40 तो आर्टिकल 44 देखा है ना, क्या है शाहबानो केस, क्या है यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म लेजिस्लेटिव क्या है, यूनिफॉर्म कोड क्या है, हमने सब देखा। तो अगर उसमें आपको कई आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हो है ना दोस्तों, अगर उस टॉपिक में आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। हम अगले वीडियो में उसे फिर से लेंगे, उसे आपके कंसेप्ट अगर और क्लियर करेंगे, फिर से उसे हम रिवाइज़ करेंगे वो टॉपिक को, हम फिर से अगर ले सकते हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हो है ना, तो आपका स्कोर बढ़ाना है दोस्तों हमें, है ना। तो आपका स्कोर कैसे बढ़ सकता है, जब आप पूरे कंसेप्ट थ्रू जाएंगे, आप पूरे वर्ड थ्रू आपकी डेफिनेशंस आपकी क्लियर करेंगे, आपके अंदर के डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सब कंसेप्ट वाइज क्लियर करेंगे, तभी आपका स्कोर 101% वहाँ पर बढ़ना ही है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो आपका स्कोर कैसे बढ़ना है, कैसे बढ़ाना है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनाना पड़ेंगे इसको मार्क्स बढ़ाने के लिए, स्कोर बढ़ाने के लिए, तो हम सब आपको बताते आए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी 44 to 44 आर्टिकल्स में कोई भी अगर दिक्कत आती हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगर डिस्क्रिप्शन की लिंक अगर वर्क नहीं होती हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कंसेप्ट यूपीएससी, है ना, तो आप ज्वाइन हो जाइए उस पर। आपको उस पर से PDF, PPTs, हैंड रिटन नोट्स सब मिल जाएंगे, एनालिसिस ऑफ पॉलिटी पेपर्स और PDF और PPTs और हैंड रिटन नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे वहाँ पर, नो डाउट अबाउट इट। आपके करंट अफेयर्स आपके क्लियर होंगे वहाँ पर, है ना, करंट अफेयर्स आपको मिल सकते हैं, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोलॉजी सबके आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर, और पॉलिटी पेपर के भी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, है ना। तो क्या है पॉलिटी एनालिसिस, क्या है पॉलिटी पेपर का, क्या क्वेश्चंस पूछे गए प्रीलिम्स में और क्या क्वेश्चंस पूछे गए मेंस एग्जामिनेशन में, तो आपको वहाँ पर सब मिल सकता है, नो डाउट अबाउट इट। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा DPSP आर्टिकल्स 45 to 51 हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में भी आपके अगर कोई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हो, कोई डाउट्स आपके क्लियर नहीं होते हो, है ना, तो आप कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो में फिर से उस पॉइंट को लेंगे और फिर से हम डिस्कस करेंगे, फिर से हम रिवाइज करेंगे। अगर आपको कोई अभी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना दोस्तों। कमेंट करने के बाद हमें फिर से वो टॉपिक रिवाइज करेंगे, तो आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर हो जाएंगे उस पॉइंट्स के, और आपका स्कोर बढ़ सकता है ना दोस्तों। तो आपका स्कोर बढ़ाइए, आप स्ट्रेटेजी से आप बढ़ाइए। और अगर आप लेक्चर सुनते हो, ये है ना, आप कोई भी लेक्चर सुनते हो तो आप अपने खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाए। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मिल सकते हैं, तो आप खुद का नोट्स बनाए। जो आप नोट्स बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग से, वो आप कोई नहीं बना सकता, है ना दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने 3 डायनेमिक बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट्स 29 जून, जो कि 29 जून से उनका कोर्स स्टार्ट हो चुका है, दैट इज यूपीएससी CSE 2020-21। तो इसमें 3 बैचेस आपको मिल जाएंगे, दैट इज मिशन यूपीएससी CSE 2021, बिलिंगुअल GS बैच कोर्स है, लक्ष्य यूपीएससी CSE 2021, हिंदी GS बैच कोर्स है, जो कि हिंदी वर्जन आपको मिल सकता है, हिंदी वर्जन में भी आप पढ़ सकते हैं GS बैच। नाउ एक्सपीडिशन यूपीएससी CSE 2021 इंग्लिश GS बैच कोर्स है, जो कि आपको तीनों बैच में सीखने को मिल सकता है। आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए इन तीनों बैचेस को। तो सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए दोस्तों, 24 मंथ में आप 67% सेव कर सकते हैं। आप कोई भी ट्यूशन में जाओ, आप इतना इकोनॉमिकल नहीं हो सकता कोई भी ट्यूशन, है ना, इतने सस्ते में आपको नहीं मिल सकता। तो 67% मीन्स आप 2667 पर मंथ आप सेव कर सकते हो 24 मंथ्स पे। हाँ दोस्तों, 2667 पर मंथ आप सेव कर सकते हो। और अगर आप हमारा UPSC by TA प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% इमीडिएटली उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो 10% आपको डिस्काउंट मिलने के बाद आपको सिर्फ 57,600 ही पे करना पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 64,000। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर आप UPSC by TA प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो 57,600 आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ 24 मंथ पर। और 12 मंथ का देखिए, आप 12 मंथ का 54% आप सेव कर सकते हैं, मीन्स 3,667 पर मंथ आप सेव कर सकते हैं। देखिए कितना इकोनॉमिकल है, कितने सस्ता ये कोर्सेस है। आपको अगर हर कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, आप एक्सपीरियंस स्टाफ से आप पढ़ सकते हैं इन कोर्सेस में। तो जल्द से जल्द इसे ज्वाइन हो जाइए, इन्हें ज्वाइन हो जाए इन कोर्सेज को। तो 3,667 पर मंथ आप सेव कर सकते हैं इन कोर्सेज पर। और अगर आप UPSC by TA प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, है ना दोस्तों, UPSC by TA प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ 39,600 ही पे करना पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 44,000, है ना। 44,000 की जगह आप 39,600 ही पे करने पड़ेंगे आपको। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। और जल्द से जल्द इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करिए।
और अगर आपको यूपीएससी वाइट ये प्रोमो कोड यूज़ करने में कोई दिक्कत आती हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो, है ना। तो आपके एज ए गाइडेंस आपको कैसे यूपीएससी वाइट ये प्रोमो कोड यूज़ करना है, कैसे डिस्काउंट मिलना है, 10% कैसे डिस्काउंट आपको मिल सकता है, तो आपको सब गाइडेंस दिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आप जल्द से जल्द इस कोर्सेज को ज्वाइन हो जाइए एज सून एज अर्लियर, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हैं आप, सब मिल जाएंगे आपको, नो डाउट अबाउट इट। ना आज का टॉपिक आर्टिकल 45, है ना। तो दोस्तों आर्टिकल 45 में हमें क्या दिया गया है ना, क्या राइट्स दिया गया है, क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टेट को कि क्या करना चाहिए सिटीजन्स के वास्ते आर्टिकल 45 के तहत। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। नाउ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अभी सीखने पे ये पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगा कि आर्टिकल 45 के तहत हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है हर एक चिल्ड्रन को जो इंडिया में रहता है, हर एक इंडियन सिटीजन्स के चिल्ड्रन को जो इंडिया में रहता है उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, है ना दोस्तों। अब हमें याद है, आपको याद आया होगा ये आर्टिकल्स पढ़कर कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन तो हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा है ना, आर्टिकल 21A में पढ़ा है ना। तो राइट टू एजुकेशन हमने वहाँ भी पढ़ा है, हमने वहाँ भी डिस्कस किए। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख लो, अब मेरा प्रीवियस वीडियो फंडामेंटल राइट्स के, तो राइट टू एजुकेशन हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया है ना। आर्टिकल 45 का हमने बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 2002 के बाद जो बिल पास किया हमने, उससे आर्टिकल 45 को हमने आर्टिकल 21A में दिया, है ना, जिससे राइट टू एजुकेशन बोलते हैं। उसमें भी आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आपको मिल सकता है वहाँ पर। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो जल्द से जल्द आप फंडामेंटल राइट्स देखिए, तो आपके सब कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। अब फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है चिल्ड्रन के वास्ते, तो वो कब से कब तक देना है, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर देना है कि स्टेट आपको ज़िंदगी भर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगी। आप कौन सा भी एजुकेशन ले लो, आप कौन से भी सेक्टर में आप पढ़ाई कर लो तो आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टेट देगा, ऐसा तो नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं दिया गया। तो आपको कब से कब तक, वो स्पेसिफिक पीरियड तक आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल सकता है दोस्तों, दैट इज विद इन 6 to 14 ईयर्स आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये कब ठहराया गया, ये कब फिक्स किया गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है हर स्टेट के बच्चों को इंडिया में, तो ये एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 26 जनवरी 1950 को ये तय किया गया कि आर्टिकल 45 के तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमें देना है चिल्ड्रन को हर एक स्टेट के। तो इसमें 1950 से 1960 ये 10 साल का जो पीरियड था, ये 10 साल का जो वक्त था, ये स्टेट्स को दिया गया कि ये 10 साल में आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आप स्ट्रेटेजी बनाइए चिल्ड्रन के वास्ते। क्यों ऐसा ध्यान में रखकर क्यों हमें ये करना पड़ा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? बिकॉज 1947 में जब हमारा भारत फ्रीडम इंडिपेंडेंट हुआ, है ना, इंडिपेंडेंट हुआ तब 7% लिटरेसी रेट था सिर्फ भारत का, है ना, सिर्फ 7% लोग के शिक्षित थे भारत के। तो इसीलिए हमें अर्जेंसी करना पड़ी कि प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एवरी स्टेट, आप कहाँ भी रहते हो इंडिया में, कहाँ किसी भी कोने में रहते हो इंडिया के, तो आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही मिलना है, आपको मिलेगा ही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंडर द आर्टिकल 45 विद इन 6 to 14 ईयर्स। इस स्पेसिफिक पीरियड में आप 6 to 14 ईयर्स आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टेट देगा। अगर स्टेट देता नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या देंगे। अब इसमें कुछ अर्जेंसी लिखी हुई है दोस्तों, अब अगर ध्यान से पढ़ते हैं आर्टिकल 45 तो कुछ अर्जेंसी इसमें लिखी हुई है, कुछ अर्जेंसी इसमें दिखी हुई है। तो अर्जेंसी क्यों दिखाया हुआ है भाई, क्यों अर्जेंसी, क्यों इतने अर्जेंसी किया फाउंडिंग फादर्स ने कि आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना ही होगा 10 साल के बाद, है ना, 10 साल में आप कोई स्ट्रेटजी बनाओ, आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दो ही इंडियन सिटीजन्स के चिल्ड्रन को विद इन 6 to 14 ईयर्स। तो आप अगर ध्यान से पढ़ते हो कि आर्टिकल 21 हमने लिया था फंडामेंटल राइट्स का, है ना, तो आर्टिकल 21 में आपको एक लाइफ वर्ड आया था, है ना, लाइफ वर्ड एक आया था। तो लाइफ क्या देता है दोस्तों, तो लाइफ वर्ड आया तो लाइफ देता है चॉइस एंड डिग्निटी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो हमने आर्टिकल 45 को आर्टिकल 21A कैसे ट्रांसफॉर्म किया ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ जो वर्ड है आर्टिकल 20 में तो वो देता है चॉइस एंड डिग्निटी, है ना, तो लाइफ देता है चॉइस एंड डिग्निटी। तो आर्टिकल 45 के तहत भी आपको, अगर आप अपने चॉइस एंड डिग्निटी से आप जो चाहे वो एजुकेशन ले सकते हो, उसमें आपको 6 to 14 ईयर्स तक आपको सरकार फ्री एजुकेशन देगा, है ना, तो आप कौन सा भी एजुकेशन ले सकते हो। तो यहाँ पर भी चॉइस एंड डिग्निटी आया, तो इसीलिए हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद आर्टिकल 45 को आर्टिकल 21A बनाया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे रट के चलोगे तो आपको पॉलिटी सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला, पॉलिटी सब्जेक्ट के आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होने वाले, है ना।
तो आप स्कोर भी नहीं बढ़ने वाला आप अगर ऐसे रट के पढ़ते हो, है ना। तो आपको ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ना है दोस्तों, है ना। तो आर्टिकल 21A हमने क्यों बनाया, आर्टिकल 21 क्यों बनाया, है ना। आर्टिकल 21 में क्या दिया है, लाइफ क्या देता है, चॉइस एंड डिग्निटी देता है। तो आर्टिकल 45 के तहत भी आपको चॉइस एंड डिग्निटी भी मिलती है। तो इसीलिए हमने आर्टिकल 21A के 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद 2002 के बाद हमने आर्टिकल 45 का आर्टिकल 21A बनाया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हैं। विद इन 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आपका स्टेट देगा। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को ये तय हुआ था, है ना। तो ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ो दोस्तों। अगर आप ये कनेक्टिविटी से पढ़ते हो तो आपके हर एक वर्ड, हर एक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, हर एक आर्टिकल्स आपके क्लियर होंगे, हर एक लॉ आपके क्लियर होंगे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के, और आपका स्कोर वहाँ पर पड़ेगा, है ना। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल 46 क्या कहता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है दोस्तों, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर, है ना। तब आर्टिकल 46 तो यही कहता है ना, स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर। तो स्पेशल कम्युनिटी को, दैट इज एससी कास्ट को और या एसटी कास्ट को स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर। अब स्पेशल केयर, अभी स्पेशल केयर क्या होता है भाई, स्पेशल केयर अब आया तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो स्टेट ने बोला है कि स्पेशल केयर विद एसटी कास्ट एंड एससी कास्ट, तो यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, है ना। तो आप अगर आज मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने चंपकम डोरायराजन केस 1951 डिस्कस किया था, है ना। चंपकम डोरायराजन केस में हमें 1951 वहाँ पर कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था हमने। अगर आप डायरेक्ट ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप कोई समझेगा नहीं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखो कि चंपकम डोरायराजन केस 1951 हमने डिस्कस किया था, उसमें हमको कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, है ना। दैट इज आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 45 में, है ना। ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था हमने आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 46 में। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पर एक स्पेशल केयर दी गई है, स्पेशल प्रमोट विद स्पेशल केयर। अब यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर उसके बाद एससी और एसटी को तो स्पेशल केयर तो दी जाती है, रिजर्वेशन दी जाता है ना दोस्तों। तो उसके बाद एंड अदर वीकर सेक्शन, अब ये अदर वीकर सेक्शन क्या होता है ना। तो अदर वीकर सेक्शन मीन्स अब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया, है ना, 1/3 अभी जो अदर विकर सेक्शन क्या होता है, ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया अदर विकर सेक्शन, इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए अब उसी के ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल में मोदी गवर्नमेंट में 1/3 है ना, 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो पास किया, है ना। तो उसमें बहुत ही सवाल उठे कि उसमें EWS को जो रिजर्वेशन दिया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो दिया गया है, वो तो इंडिविजुअल एक कम्युनिटी को दिया गया है। तो इसके ऊपर बहुत सवाल उठे हैं कि 103 जो मोदी गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया, तो उसके तहत EWS को जो दिया गया है आरक्षण, है ना, जो तो उस पर बहुत सवाल उठे। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं सरकार, तो यहाँ पर एक स्पेशल कम्युनिटी को ही, इंडिविजुअल को ही आप दे रहे हैं, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो रिजर्वेशन हमारा एक क्लासेस के पर निर्भर करता है दोस्तों, ना कि कम्युनिटी पर, है ना। तो 103 जो EWS को जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो मोदी गवर्नमेंट ने पास किया, तो वो सिर्फ EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो सिर्फ कम्युनिटी को ध्यान में रखकर किया है पास। तो इस पर बहुत ही सवाल उठे हैं। तो हमारा जो रिजर्वेशन जो टाइप है हमारा, इट्स अ टाइप ऑफ जस्टिस, है ना। रिजर्वेशन इज अ टाइप ऑफ जस्टिस। तो हम रिजर्वेशन ऐसे क्लासेस के ऊपर निर्भर करता है, जो कौन सी क्लासेस अगर उसको एक राइट्स नहीं दिया गया है, अगर कोई कम कम्युनिटी की क्लास है, तो उसे हम क्लासेस के ऊपर निर्भर करता है हमारा रिजर्वेशन, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा जो रिजर्वेशन हम देते हैं, है ना, तो हम क्लासेस के ऊपर निर्भर करता है, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर। तो इसीलिए मोदी गवर्नमेंट के ऊपर एक सवाल उठे थे, है ना, जो 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो पास किया था। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो वीकर सेक्शन जो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ये वीकर सेक्शन बोल तो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, है ना, आर्टिकल 46 के तहत। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को तो रिजर्वेशन मिलेगा ही, है ना, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, बट वीकर सेक्शन क्या है, बैकवर्ड क्लासेस को भी मिलेगा। तो हमारा जो एजुकेशन जो सिस्टम है, रिजर्वेशन जो सिस्टम है आर्टिकल 46 के तहत, वो बैकवर्ड क्लासेस, वो क्लासेस पर डिपेंड करता है दोस्तों, ना कि इंडिविजुअल पर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आप आर्टिकल 46 समझ गए होंगे। अगर आपको कोई कंसेप्ट है कि इसमें क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट कर दीजिए, नो डाउट अबाउट इट। हम अगले वीडियो में से सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। नाउ आर्टिकल 47 क्या कहते हैं देखो। आर्टिकल 47 रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स,
है ना। अब यहाँ पर कितने सारे ड्यूटीज़ दिए गए हैं एक आर्टिकल्स में, देखिए दोस्तों, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, है ना। तो अब लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स आप मिड डे मील जो प्रोग्राम ऐसे एक्टिविटीज़ उसमें आते हैं लेवल ऑफ न्यूट्रिशन में, है ना। और अब इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ जो स्वच्छ भारत अभियान, है ना, स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू हुआ है ना, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, वो पब्लिक हेल्थ में आते हैं। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अब प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन जो आया इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो ये क्या कहता है, तो आपको याद आ रहा होगा कि आपको याद आ रहा होगा कि नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने कि वहाँ पर लिकर बैन किया है ना, बिहार में लिकर बैन किया है, अल्कोहल बैन किया है। तो ये हक उनको कहाँ से मिला, ये लीगल सैंक्शन उनको कहाँ से मिला कि आर्टिकल 47 से उनको लीगल सैंक्शन मिला कि आर्टिकल 47 के तहत स्टेट किसी भी स्टेट में, है ना, लिकर बैन कर सकती है, अल्कोहल बैन कर सकती है ना। ये आर्टिकल 47 के तहत उनको लीगल सैंक्शन मिला है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जो अल्कोहल बैन कर सकते हैं आप स्टेट कहीं भी, किसी भी स्टेट में, अगर आप किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट आप उस स्टेट में आर्टिकल 47 के तहत लिकर बैन कर सकते हैं और अल्कोहल बैन कर सकते हैं। तो लीगल सैंक्शन कहाँ से मिला था नीतीश कुमार गवर्नमेंट को दोस्तों, कहाँ से मिला था नीतीश कुमार गवर्नमेंट को लिकर बैन करने के लिए और अल्कोहल बैन करने के लिए बिहार में, तो वो लीगल सैंक्शन मिला था आर्टिकल 47 के तहत। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो यही दिया गया है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मिड डे मील आपको प्रोग्राम चालू रखना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको चालू रखनी चाहिए, और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ स्वच्छ भारत अभियान आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, अगर आप कंजप्शन ज़्यादा होता हो ड्रिंक्स और ड्रग्स का और इससे सिटीजन्स का कुछ लॉस होते हों, तो स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट बैन कर सकती है अल्कोहल है अंडर द आर्टिकल 47। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ गए होंगे। नाउ आर्टिकल 48 क्या कहता है दोस्तों। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना। तो अब ग्रीन रिवोल्यूशन जो कहते हैं हम, ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन जो हुए हैं इंडिया में, तो वो रिवोल्यूशन सब अंडर द आर्टिकल 41 के तहत हुए हैं, है ना। तो हम एज ए स्टेट मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। यूरिन, है जिसे बोलते हैं यूरिया, हम मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। यूरिया हम अलग अलग प्रकार के रसायन यूज़ कर सकते हैं, केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर अलग नई हम चीज़ें निकाल सकते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर आपको वहाँ का कंजप्शन बढ़ाना है ना, तो उससे हम अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक हम यूज़ करते हैं अंडर द आर्टिकल 48, हमें ये डायरेक्शन दिया गया है, ये राइट्स दिया गया है कि आप मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा ही है तो वैसा ही रखो, नो, आप मॉडर्न टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ये आपको राइट्स दिया गया अंडर द आर्टिकल 48। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस एंड ड्रॉट कैटल। अब यहाँ पर क्या दिया है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस, है ना। स्लॉटर ऑफ काउस, अब काउ कैन बी अंडरस्टूड एज एनिमल, है ना, एज एनिमल एंड इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल एंड रिलीजियस सिंबल, है ना। तो काउज ये तीन चीज़ों से आप निर्भर करता है, तो एज ए एनिमल, एज ए इकोनॉमिकली एनिमल जो कि इससे फ़ायदा होता हो, जो पैसे मिलते हो, और तीसरा जो है रिलीजियस एनिमल, है ना। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब आर्टिकल 48 बनाया, जिसमें प्रोविजन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस दिया है, क्लाउज एंड ड्रॉट काटिल दिया है ना, तो इसमें हमने काउस को एज ए इकोनॉमिकली बताया है, एज ए इकोनॉमिकल एनिमल बताया है ना, इंस्टेड ऑफ रिलीजियस। जो हिंदू रिलीजन है, जो हिंदू रिलीजन में आपको वर्शिप, काउ एज ए वर्शिप है, तो इसमें आर्टिकल 25 को 25 to 28 में हमने अगर ये इंक्लूड किया होता, अगर हमने फाउंडिंग फादर्स ने अगर हिंदू एज ए हिंदू रिलीजन, है ना, एज ए वर्शिप, काउ एज ए वर्शिप को बताया है, तो इसमें एज अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसे कहते हैं आर्टिकल 25 to 28, इसमें हमने इंक्लूड किया गया था। बट फाउंडिंग फादर्स ने इसे क्या किया है, काउस को ऐसे इकोनॉमिकली एनिमल से बताया गया है आर्टिकल 48 के तहत, है ना। आप ये अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड एनिमल से बताया गया है काउस को, ना कि हिंदू रिलीजियस के लिए, है ना कि एक रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू के तहत। तो अगर आपको काउस ऑफ स्लॉटर कब आप बैन कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप उस काउस से आपको कहीं इकोनॉमिक आपको मिलता है, इकोनॉमी मिलती है, आपको पैसा मिलता है, कुछ फ़ायदा मिलता है, तो आप काउस ऑफ स्लॉटर आप इमीडिएटली बंद कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो हमें फाउंडिंग फादर्स ने क्या डिस्क्राइब किया है दोस्तों यहाँ पर, काउस एज ए इकोनॉमिकली रीजन बोलकर, है ना, इकोनॉमिकली रीजन बोलकर ये काउस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, नॉट एज ए
रिलीजियन सिंबल। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ गए होंगे आर्टिकल 48 के तहत काउस ऑफ स्लैटर आप कब बंद कर सकते हैं, कब बैन कर सकते हैं दोस्तों। अगर वो काउ से अगर वो एनिमल से आपको कोई फ़ायदा मिलता हो, है ना दोस्तों, अगर आपका गाय एक दूध देती है ना, उसके एक जिसे बोलते हैं आप उसके गोबर से आप खेत में भी डाल सकते हैं, आप उगा सकते हैं, फल सब्जी उगा सकते हैं, तो उसे आप बैन कर सकते हो। स्लॉटर ऑफ काउस आर बैन, टोटली बैन, है ना, अंडर द आर्टिकल 48, है ना, एज इकोनॉमिकली रीजन यहाँ पर काउ को डिस्क्राइब किया है फाउंडिंग फादर्स ने। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 48 है। तो आर्टिकल 48A के तहत हमें क्या दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल 48A के तहत हमने क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या डायरेक्शन दिए गए हैं स्टेट को। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। तो ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐड किया है, ये आर्टिकल 48A जिसे कहते हैं हम। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐड किया है दैट वी आर आल्सो सपोज टू प्रोटेक्ट सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट। इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये ऐड किया है आर्टिकल्स आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970 के बाद, क्योंकि वी आल्सो सपोज टू प्रोटेक्ट सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। तो सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अंडर द आर्टिकल 48A। तो इनके लिए भी हमने लॉ किया है ना दोस्तों, इनके लिए भी हमने लॉ किया है दैट इज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ, वाइल्ड लाइफ लॉ, वाइल्ड लाइफ एक्ट, है ना, फॉरेस्ट एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। तो ये जो लॉ है वो कैसे बने हैं दोस्तों, किसके तहत बने हैं, है ना, किसके आधार पर बने हैं ये दोस्तों, ये बने हैं दोस्तों आर्टिकल 48A के तहत, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐड किया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो आपको ये क्लियर करना है दोस्तों, ये स्पेसिफिक आर्टिकल कहाँ से आया है, कब आया है ना। तो आपको हर कंसेप्ट थ्रू जाना है दोस्तों, है ना। तो कब आया है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कब ऐड किया है दोस्तों, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया एक्ट 1970 के बाद ये ऐड किया है। तो इसमें आपको वाइल्ड लाइफ एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये जो एक्ट हमने लॉ हमने निकाले हैं, तो किसके तहत निकाले हैं, तो आर्टिकल 48A के तहत निकाले हैं, है ना। तो आप देखिए अभी इस आर्टिकल के बाद आपको ध्यान आएगा फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है उसमें भी, और जो यहाँ पर DPSP में, है ना, तो वहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है, और यहाँ पर भी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट दिया गया है। तो आपको ध्यान में देखिए ये दोनों नॉन जस्टिसेबल है ना दोस्तों, ये दोनों नॉन जस्टिसेबल एक्ट है ना। तो कैसे ये नॉन जस्टिसेबल है, अब तो यहाँ पर आर्टिकल 48A के तहत हमें क्या दिया गया है, सिटीजन्स कैन नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट द सेट, है ना, सिटीजन्स कैन नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट द सेट, आर्टिकल 48 के तहत दिया गया है ना। तो एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें कैसे दिया गया है, दैट स्टेट कैन नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट द सिटीजन्स, स्टेट ही कैन नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट द सिटीजन्स। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आर्टिकल जो फंडामेंटल ड्यूटीज है दैट इज आर कनेक्टेड टू इच अदर, आर्टिकल 48 है एंड DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर कनेक्टेड टू इच अदर। द डिफरेंस इज यहाँ पर द सिटीजन्स कैन नॉट बी इन्फोर्स अगेंस्ट द स्टेट यहाँ पर दिया गया है, और वहाँ पर दिया गया है स्टेट कैन नॉट बी इन्फोर्स अगेंस्ट द सिटीजन्स। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए ब्यूटी, है ना, द ब्यूटी देखिए यहाँ पर कैसे एक भारी मात्रा में एक ओरिजिनेटेड कैसे किया गया है आर्टिकल्स को, है ना, कितनी खूबसूरती से यहाँ पर आर्टिकल्स को एकदम बिठाया गया है, आर्टिकल्स को यहाँ पर ओरिजिन किया गया है, आर्टिकल्स को यहाँ पर बनाया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप सब समझ गए होंगे 48 आर्टिकल 48 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इससे हमने अलग अलग एक्ट निकाले, वो एक्ट इसके तहत ही आते हैं। और हम कब ऐड किया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970 के बाद। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए हम देखते हैं अगला आर्टिकल 49, है ना। नाउ आर्टिकल 49 क्या कहता है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, है ना। तो एनीथिंग ऑफ हेरिटेज वैल्यू, है ना, एनीथिंग ऑफ हेरिटेज वैल्यू, हिस्टोरिक वैल्यू, वहाँ से कोई चीज़ चोरी ना हो जाए, उसका कैसे ख्याल रखिए, उसका यहाँ पर स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट शुड स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट द नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस है, जो कि मोन्यूमेंट्स हैं, जो कि हिस्टोरिक जो प्लेसेस है, हिस्टोरिक जो चीज़ें हैं, उसे स्टेट कैसे प्रोटेक्ट करे। अंडर द आर्टिकल 49 ये स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट शुड प्रोटेक्ट सच मोन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिक वैल्यूज़, है ना, जिससे नेशनल इंपॉर्टेंस है इंडिया के, है ना। तो ज़रूरी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना ये सब चीज़ें, है ना। अगर ताजमहल में कोई चीज़ चोरी हो जाती हो तो स्टेट को ब्लेम करना चाहिए कि स्टेट को अंडर द आर्टिकल 49 तो हमने डायरेक्शन दिया है कि स्टेट शुड प्रोटेक्ट सच मोन्यूमेंट, सच हिस्टोरिक प्लेसेस, है ना। तो आपको अलग अलग फंड भी जमा करके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। ये भी डायरेक्शन दिया गया, ये भी राइट दिया गया है स्टेट को कि अलग अलग हिस्टोरिक प्लेसेस के आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर कहीं वहाँ पर नुकसान होता हो तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फंड में से, है ना। ये फंड भी आपको जमा करके आपको दिया जाएगा,
है ना दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 49 में आप प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट शुड प्रमोट, स्टेट शुड प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, हेरिटेज, हिस्टोरिक प्लेसेस एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो अगला आर्टिकल देखेंगे हम आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के तहत क्या डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को। नाउ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, है ना। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। इट इज़ द बेसिक ऑफ रूल ऑफ लॉ, है ना। इट इज़ द बेसिक ऑफ रूल ऑफ लॉ, जिसे बेसिक ऑफ रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। तो क्या दिया गया आर्टिकल 50 के तहत, अब जब आप IAS ऑफिसर बनते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो, है ना दोस्तों। जब आप IAS ऑफिसर बनते हो, जब आप UPSC एग्जाम्स क्लियर करते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद के पास एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर हुआ करती है। एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स ये चाहिए IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर्स हुआ करती थी पहले, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद। तो बाद में ये तो वायलेट हो रहा है ना आर्टिकल 50 का ना। आर्टिकल 50 में क्या दिया गया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है और जुडिशरी जो पावर्स है, ये दोनों पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होने नहीं चाहिए, है ना। तो उसके तहत अगर आपको पिछले टाइम हुआ करती थी तो आप पुलिस को कमांड करते, एग्जीक्यूटिव पुलिस को कमांड करते थे और अलग अलग उनको ऑर्डर्स देते थे, है ना। तो वो हमने आर्टिकल 50 के तहत सिर्फ मैजिस्ट्रियल जो पावर्स है, मैजिस्टेरियल जो पावर्स है वही दी सिर्फ हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जो मैजिस्ट्रियल जो पावर होते हैं आर्टिकल 50 के तहत हमने ये चेंज किया कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर न देते हुए हमने सिर्फ मैजिस्टेरियल पावर दिया। आज भी थोड़े जुडिशरी पावर दिए गए हैं IAS ऑफिसर्स को, नो डाउट अबाउट इट, बट थोड़े मात्रा में दिए गए। जैसे पहले जब दोनों जो राइट्स थे, जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों IAS ऑफिसर्स देखते थे, है ना। ये दोनों उनको पावर दे, जो कोई पुलिस को कमांड कर देते, पुलिस को ऑर्डर्स देते थे और पुलिस के अलग अलग सब्जेक्ट में वो इंटरफेयर करते थे। आज भी थोड़ी जुडिशरी पावर्स दिए गए हैं बट ज़्यादा नहीं दिए गए। आर्टिकल 50 के बाद हमने चेंज किया है कि मैजिस्टेरियल पावर्स दिए गए हैं IAS ऑफिसर्स को, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो दैट इज़ आर्टिकल 50, यही कहता है आर्टिकल 50 के सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, जो कि पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट है, हाँ, जो कि पब्लिक सर्विसेज जो करते हैं एग्जीक्यूटिव, उन्हें जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स दोनों नहीं देने चाहिए, है ना। उन्हें सिर्फ मैजिस्ट्रियल पावर देना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ आर्टिकल 51, इट इज लास्ट आर्टिकल्स ऑफ द DPSP एंड लास्ट आर्टिकल्स ऑफ द टुडेज लेक्चर। नाउ आर्टिकल 51 क्या कहता है दोस्तों, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, है ना। नाउ फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। नाउ जो कंट्री अपने ट्रीटीज़ को, अपने एग्रीमेंट्स को, है ना, अपने कन्विक्शन को इन्फोर्स नहीं करती, है ना, जो कि ट्रीटीज़ रहते हैं, जो एग्रीमेंट्स रहते हैं, जो कन्विक्शंस रहते हैं, इन्फोर्स नहीं करती और जो अपने लॉ ऑबेड नहीं करती, वो उन कंट्री को कहा जाता है रोग कंट्री, है ना। रोग कंट्री कहा जाता है उन्हें। तो उनको इररिस्पॉन्सिबल कंट्री बनाया जाता है, उनको इररिस्पॉन्सिबल कंट्री कहा जाता है। अब इससे एक हमारे कंट्री की एक वैल्यू कम हो जाती है, इमेज कम हो जाती है। अगर आप कन्विक्शन नहीं मानते हो, आप ट्रीटीज़ को नहीं ओबे करते हो, अगर आप कोई लॉ ओबे नहीं करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो रिस्पॉन्सिबल कंट्री बन जाती है ना। तो इससे हमारे कंट्री का तो बन जाएगा ना, हमारे कंट्री का जो इमेज है वो नीचे गिर जाएंगी, है ना। हमारी कंट्री अमॉन्ग दी ऑल दी कंट्रीज़ में नीचे गिर जाएंगी, है ना। तो हम ऐसा नहीं करते हुए, तो जब आप कोई ट्रीटी बनाओगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनोगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनोगे, है ना, तो यू विल इंश्योर गुड हेल्दी रिलेशनशिप, है ना। यू विल इंश्योर गुड हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस। अब जो नेशंस है, जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब हिस्सा बनते हो तो आप गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप आप मेंटेन करके रखना चाहिए उनके बीच में। तो इसके वजह से आपकी इमेज बढ़ जाएंगी कंट्री की, है ना, अमॉन्ग द ऑल द नेशंस, अमॉन्ग द वर्ल्ड, जो कि जितने भी नेशंस है उसमें आपको इमेज बढ़ जाएंगे। तो ये दिया है आर्टिकल 51 के तहत, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, है ना। यू विल इंश्योर दैट द ट्रीटीज आर ओबेड, है ना। सो वी मस्ट मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशन विद पीस एंड सिक्योरिटी, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस एंड सिक्योरिटी मस्ट मेंटेन करना चाहिए, है ना। यू विल इंश्योर दैट द ट्रीटीज आर ओबेड, यू विल इंश्योर दैट हेल्दी रिलेशंस आर मेंटेन, जो कि हेल्दी रिलेशंस आपको मेंटेन करना है नेशंस में ना, जिसकी वजह से आपका कंट्री की इमेज बढ़ जाएंगी, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशंस। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट को डायरेक्शन देता है कि दे शुड बी इनकरेज इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स
बाय आर्बिट्रेशन। अब इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, अलग अलग नेशंस में, है ना, अलग अलग कंट्री में एक इंटरनेशनल एक ऑफिस होता है ना, तो उस ऑफिस में उस सेटलमेंट को इनकरेज किया जाए, ये स्टेट शुड इनकरेज देम, है ना, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन के तहत ये इनकरेज किया जाए स्टेट, है ना, स्टेट को ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, तो इससे हमारे कंट्री की एक इमेज बढ़ जाएंगी, है ना, अमंग ऑल द कंट्रीज, है ना। तो यही दिया है आर्टिकल 51 के दैट यू मस्ट मेंटेन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अमोंग दी ऑल द नेशंस, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आपको ये समझ गया होगा। तो समरी क्या निकालना चाहते हो आप इस 45 to 51 DPSP की, तो समरी यही है दोस्तों कि जस्टिस इज पैरामाउंट। ये पहले बात, हर एक आर्टिकल्स में आपको जस्टिस दिखेगा, हर एक आर्टिकल में आपको लेजिस्लेशन दिखेगा, है ना दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपको जस्टिस इज पैरामाउंट एंड ऑल द आर्टिकल्स आर डिस्टिंक्ट विथ ईच अदर, है ना, क्योंकि ऑल द आर्टिकल्स आर डिस्टिंक्ट विथ ईच अदर, कनेक्टेड विथ ईच अदर। यही समरी है, यही ब्यूटीफुल ये जो जर्नी थी DPSP की। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होते हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में